पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज बच्चों हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, साथ ही साथ पूरे लेक्चर के एंड तक आप सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन, रेंज, पीरियड्स और बेसिक इनइक्वालिटीज जान जाओगे। क्लियर है बच्चों? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, सभी बच्चे कहते हैं कि इसका डोमेन एंड रेंज याद रखने में बहुत प्रॉब्लम है। तो आज के लेक्चर में हम ग्राफ से देखेंगे क्या फंक्शन का डोमेन है, रेंज है, एंड आई बिलीव बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपका ये डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम लोग सबसे दो बेसिक फंक्शंस पढ़ेंगे, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब फंक्शन पढ़ने से पहले एक बार इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, साइन थीटा एंड कॉस थीटा ये दोनों ही फंक्शन हमेशा एक यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पर लाई करते हैं। यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस से अगर मैं समझूं तो मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा फेजर के फॉर्म में इसी सर्कल पर रोटेट करेगा। क्लियर है? अगर मेरा साइन थीटा और कॉस थीटा इसी सर्कल पर रोटेट करेगा तो मैं, इफ दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, मैं ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट ले लूं तो ओरिजिन से दिस डिस्टेंस इज +1 एंड ओरिजिन से दिस डिस्टेंस इज -1। तो बच्चों अगर साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इस सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों +1 से लेके -1 के बीच में ही रहनी चाहिए, इसके बाहर तो नहीं जा सकती। अगर मेरे दोनों ही फंक्शन इस यूनिट सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं और जैसे जैसे मेरा ये थीटा चेंज हो रहा है, मेरा साइन थीटा एंड कॉस थीटा चेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं साइन थीटा या कॉस थीटा की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू +1 और -1 के बाहर तो नहीं ले सकता, और मैं ऑलरेडी जानता हूं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ही मेरी रेंज होती है। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों की रेंज बच्चों -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्लियर है? द रेंज शुड बी -1 to +1। क्लियर है? पहली चीज तो रेंज क्लियर हो गई। अब बच्चों ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले हम साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये मैंने टेबल रख दी है जहां पर बेसिक 0 to 90 की वैल्यूज हैं। ये सभी वैल्यूज हमें पता है, हमें ये वैल्यूज निकालनी भी आती है। तो चलिए साइन थीटा की बात करूं तो साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होता है। पहले मैं सारे वैल्यूज मार्क कर लेता हूं। दिस इज 0, दिस इज π/2, पाई, 3π/2, 2π, दिस इज -π/2, दिस इज -π, दिस इज -3π/2 एंड सो ऑन। तो साइन 0 पे मुझे वैल्यू मिल रही है 0, मतलब मेरा फेजर यहां पर लाई कर रहा है। फिर 30 पे जैसे मैं 0 से बढ़ता हूं 30 तक मेरी वैल्यू बढ़ रही है। मैंने एंगल बढ़ाया तो मेरा फेजर ऐसे मूव करना चालू किया। कहां तक बच्चों जा सकता है ये फेजर? इसके ऊपर तो जा नहीं सकता, इससे ज्यादा तो ये फेजर ऊपर जा नहीं सकता। मैं यहां पर ये पॉइंट्स मार्क कर लेता हूं। दिस इज +1 एंड दिस इज -1। तो बच्चों +1 और -1 के बाहर तो मेरा फेजर जा नहीं सकता, और जब वैल्यू 1 है तब मेरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। दैट मींस 90 डिग्री पर मेरी वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्लियर? फिर मैं कैसे आऊंगा? फिर मेरा फेजर अगेन डिक्रीज करना चालू करेगा और यहां पर मेरी फंक्शन की वैल्यू अगेन, भाई दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज अगेन 180। 180 पे मेरा वैल्यू अगेन इट विल ड्रॉप टू 0। फिर जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा अगेन एट दिस पॉइंट द वैल्यू विल इंक्रीज एंड देन अगेन द वैल्यू विल डिक्रीज। अच्छा, ये इंक्रीमेंट इज नॉट लीनियर। तो आप क्या देख रहे हैं? 0 से फंक्शन बढ़ रहा है, 90 पर फेजर मैक्सिमम हो रहा है, उसके बाद फिर डिस्टेंस डिक्रीज होना चालू हो रहा है। अगेन मैं जैसे ही रेफरेंस पॉइंट पे आ रहा हूं, दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, अगेन इट इज बिकमिंग 0 एंड देन it moves to -1 and again like this। अब ये फंक्शन आगे ऐसे ही मूव करता रहेगा। नेगेटिव साइड पे बच्चों अगर जाएंगे तो अगेन यहां पर फंक्शन मैक्सिमम होगा, देन अगेन इट विल बी 0 एंड सो ऑन। तो मैं देख रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे, मेरा ये फेजर
जैसे जैसे यूनिट सर्किल पे मूव कर रहा है मेरा साइन थीटा भी वैसे मूव कर रहा है। अगर मैं इसे GIF से दिखाऊं, अगर आप GIF देखोगे, यू कैन इजिली गेट अ GIF ऑन इंटरनेट, आप देखोगे फेजर यहां पर है, फंक्शन यहां पर है, जैसे फेजर बढ़ना चालू हुआ फंक्शन बढ़ना चालू हुआ, यहां पर फंक्शन मैक्सिमम हुआ, अगेन डिस्टेंस इज अगेन अप्रोचिंग टू the reference point, at reference point it is 0, then again it decreases, it attains a maximum value and then again reference point and so on. So this is how the graph of sin theta is formed. अब this has to be +1 बच्चों, this has to be -1, clear? This has to be +1, this has to be -1, तो मेरे फंक्शन की रेंज कितनी हो गई बच्चों? -1 से +1. This becomes the रेंज ऑफ साइन थीटा. अगर डोमेन की बात करो बच्चों, डोमेन रेंज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वाई एक्सिस पर जो वैल्यूज हैं वही मेरी रेंज होती हैं और एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यूज फंक्शन ले सकता है वही मेरा डोमेन होता है. तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो मेरा फंक्शन कोई भी वैल्यू ले सकता है, मैं यहां पर कहीं पे भी जाऊं आई विल ऑलवेज गेट द वैल्यू ऑफ द ग्राफ. तो मेरे फंक्शन का डोमेन बच्चों क्या होना चाहिए? ऑल रियल नंबर्स. तो साइन थीटा का डोमेन एंड रेंज क्या हुआ? डोमेन ऑफ साइन थीटा इज ऑल रियल नंबर्स. ध्यान देंगे एक्स एक्सिस से वो सभी पॉइंट्स जहां पर ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज माय डोमेन. और एक्स एक्सिस के उन पॉइंट्स पे बच्चों जो मुझे वैल्यूज मिलती हैं, दैट इज माय रेंज. तो मेरी रेंज कितनी है? +1 से -1. दिस इज बट ऑब्वियस, साइन थीटा इज लाइंग ऑन अ यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल के बाहर नहीं जा सकता. क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही बच्चों कॉस थीटा का ग्राफ देखते हैं. दिस इज ऑल्सो वेरी इजी. अगेन रेंज क्या होनी चाहिए बच्चों? +1 एंड -1. डोमेन अगेन विल बी ऑल रियल नंबर्स. आपकी बात डिफरेंस क्या है? 0 पर फंक्शन मैक्सिमम है, 0 पर फंक्शन मैक्सिमम है, एंड ऑन बोथ द साइड्स द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, चेंजिंग लाइक साइन थीटा. तो बच्चों कॉस थीटा का ग्राफ ऐसा आ गया. बिल्कुल वेरिएशन वैसा ही है जैसे साइन थीटा का होता है. आगे फिजिक्स में बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट में आप देखोगे वी फ्रीक्वेंटली यूज अ टर्म साइनोसॉइडल वेरिएशन. तो बच्चों साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब साइन थीटा ही नहीं होता. साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब होता है मैं साइन थीटा भी ले सकता हूं और कॉस थीटा भी ले सकता हूं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन बिल्कुल सिमिलर तरीके से वेरी करते हैं. क्लियर है? तो यहां पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब साइन थीटा बिल्कुल नहीं होता. साइनोसॉइडल वेरिएशन का मतलब साइन थीटा भी मैं लिख सकता हूं इक्वेशन में, कॉस थीटा भी मैं लिख सकता हूं. रीजन क्या है? दोनों बिल्कुल सेम वेरिएशन पे हैं. क्यों सेम वेरिएशन पे हैं? क्योंकि दोनों की ही वैल्यू एक यूनिट सर्कल पर लाई कर रही है. क्लियर है बच्चों? आई होप समझ में आ गया. चलिए अब अगर cos थीटा की रेंज की बात करूं तो अगेन माय फंक्शन इज लाइंग बिटवीन +1 एंड -1, तो माय रेंज हैज टू बी -1 to 1 एंड डोमेन हैज टू बी ऑल रियल नंबर्स. भाई मैं कोई भी वैल्यू रखूं x की, आई विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू ऑफ cos x, या मैं थीटा का कोई भी वैल्यू रखूं आई विल ऑलवेज गेट अ वैल्यू ऑफ cos थीटा. दैट मींस cos थीटा एंड sin थीटा हैव सेम वैल्यूज फॉर डोमेन एंड रेंज. ये हमें याद रखना है. साइन थीटा एंड कॉस थीटा हैव सेम वैल्यूज फॉर डोमेन एंड रेंज. अब बच्चों एक चीज और आपको बता दूं, कॉस थीटा का मतलब होता है दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा. बहुत से बच्चों को ये कॉस थीटा का फुल फॉर्म नहीं पता है. cos थीटा का फुल फॉर्म है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा. मैथमेटिक्स में हम दो तरीके के एंगल देखते हैं बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है. सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चों वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है. तो cos थीटा इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन थीटा. हमने 9th-10th में जो वैल्यूज याद की थी तो हमें किसी ने बताया था कि पहले साइन थीटा लिख दें, उसके बाद रिवर्स करके लिखेंगे तो कॉस थीटा आएगा. तो ये कोई मैजिक नहीं है बच्चों. दिस इज बिकॉज कॉस इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस 30 की वैल्यू बताइए, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हुआ? 90 - 30.
कितना हुआ 60 डिग्री। और cos का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, साइन होता है। तो cos 30 की वही वैल्यू होती है जो साइन 60 की वैल्यू होती है। ये जो टेबल बच्चों हम रिवर्स करते हैं, जो हम याद करते हैं, उसका बेसिक रीजन यही है। बिल्कुल इसी तरह cot का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ tan थीटा। ये जितने भी CO वाले फंक्शंस हैं, दे ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कोसेक का मतलब हुआ बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सीकेंड थीटा। आप देख लो ऑटोमेटिकली वैल्यूज रिवर्स हो गई हैं। आप देखो tan थीटा का जो टेबल है, cot थीटा का टेबल, उसका ऑटोमेटिकली रिवर्स है। दिस इज नॉट अ मैजिक या कोई याद करने का तरीका नहीं है, दिस हैज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। बोथ दीज एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। This is called secant theta. This is complementary of secant theta. This is tan theta. This is complementary of tan theta. This is sin theta. This is complementary of sin theta. तो I hope आज के बाद आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्लियर है? ये सेम लॉजिक बच्चों हम यूज करते हैं क्लास 11th में जब हम हायर ऑर्डर वैल्यूज निकालते हैं। फॉर एग्जांपल sin 210 निकालना है या tan 445 निकालना है, तो यहां पर हम यही लॉजिक यूज करते हैं। जब हम ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर करेंगे कंपाउंड एंगल्स वाला, तो आई विल डिस्कस इट। अभी के लिए यू शुड नो दिस लॉजिक। फाइन, चलिए, तो वी आर डन विथ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब बच्चों एक चीज और होती है, पीरियड। पीरियड का मतलब हुआ कितने इंटरवल के बाद मेरा फंक्शन अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, या मेरा ग्राफ कितने समय के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो बच्चों साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इन दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। आप अगर ग्राफ देखिए तो 0 से 2 पाई तक ग्राफ एक जैसा है, उसके बाद फिर ग्राफ अपने आप को रिपीट करेगा। ठीक है बच्चों? तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा का पीरियड इज 2 पाई। तो मैंने 3 चीजें देखी, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स। साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों की रेंज क्या है, -1 से 1, क्लोज्ड इंटरवल। साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों का पीरियड क्या है बच्चों, 2 पाई। क्लियर है? चलिए, अब यहीं पर हम लोग कोसेक थीटा पढ़ लेते हैं। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, ध्यान से देखेंगे। आई एम नॉट फॉलोइंग द कन्वेंशनल ऑर्डर साइन कॉस टैन कॉट। मैं यहीं पर अब कोसेक थीटा का ग्राफ देखूंगा। चलिए, हम सभी लोगों को मालूम है कि कोसेक, अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट दिस ग्राफ, ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा आएगा। अब अगर मैं कोसेक थीटा की बात करूं बच्चों, तो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर? इसको मैं एक फंक्शन मान लेता हूं एफ थीटा, और मुझे क्या करना है, मुझे कोसेक थीटा का बच्चों डोमेन एंड रेंज लिखना है, और डोमेन एंड रेंज के साथ साथ मुझे उसका ग्राफ भी बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बना सकते हैं। अगर मैं इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन मान लूं, मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ना होता, ये नॉर्मल क्वेश्चन होता, और मुझे पता है कि कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो मेरे लिए अब क्वेश्चन क्या हो गया, मुझे इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। इस फंक्शन का डोमेन, भाई अगर ये कोई वेरिएबल होता तो इसका डोमेन होता ऑल रियल नंबर्स, बट इस फंक्शन का डोमेन क्या होना चाहिए, सभी रियल नंबर्स माइनस वो पॉइंट जहां पर ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अगर मेरा डिनोमिनेटर बच्चों 0 हो गया तो 1 अपॉन 0 विल अगेन बी नॉट डिफाइंड। तो मेरा फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, डोमेन एंड रेंज निकालने का यही तरीका है। हम डोमेन में वो पॉइंट्स देखते हैं बच्चों जहां पर फंक्शन डिफाइंड है। तो मेरा फंक्शन कहां पे डिफाइन नहीं होगा, तब डिफाइन नहीं होगा जब साइन थीटा 0 होगा। तो मैं सभी रियल नंबर से अगर वो वैल्यू हटा दूं जहां पर साइन थीटा 0 हो रहा है, तो आई विल गेट द डोमेन। इट्स वेरी सिंपल। तो साइन थीटा बच्चों कहां कहां पर 0 हो रहा है, अगर मुझे ये पता चल जाए, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यू देखनी है। साइन थीटा 0 डिग्री पर 0 होगा। अगर मैं शुरू करूं साइन थीटा, दिस इज अ यूनिट सर्कल, 0 पे 0 होगा, उसके बाद बच्चों पाई पे होगा, पाई के बाद 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ये पाई के वो सभी मल्टीपल्स हैं बच्चों जहां पर मेरा साइन थीटा 0 होगा। तो अगर मैं एफ थीटा के डोमेन से ये सभी वैल्यूज हटा दूं, तब तो मेरा एफ थीटा हर जगह डिफाइंड हो जाएगा। मुझे अपने एफ थीटा के डोमेन से केवल यही वैल्यूज हटानी है।
अगर मैं ये वैल्यूज हटा ले गया तो मेरा एफ थीटा हर जगह डिफाइंड हो जाएगा। तो डोमेन अगर मैं बोलूं कॉसेक थीटा की तो क्या होनी चाहिए बच्चों? डोमेन कॉसेक थीटा की होनी चाहिए ऑल रियल नंबर्स माइनस दिस कैन बी रिटन एज एन पाई माइनस एन पाई। तो दिस शुड बी द डोमेन ऑफ कॉसेक थीटा। इट्स वेरी सिंपल। केवल यही वो पॉइंट्स हैं बच्चों जहां पर मेरा फंक्शन इंफिनिटी हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है। तो इन सभी पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हर जगह आई विल गेट अ वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का डोमेन क्या हो गया बच्चों? ऑल रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी। क्लियर है? चलिए अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। ध्यान से देखेंगे बच्चों ग्राफ कैसे बन रहा है। इसी ग्राफ में मैं कंटिन्यू करूंगा। चलिए, मेरा फंक्शन था एफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। मैंने डोमेन क्या निकाली? ऑल रियल नंबर्स माइनस एन पाई। मतलब जब जब पाई का मल्टीपल है मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो कॉसेक थीटा की बात करूं तो जब 0 होगा तो मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होना चाहिए। भाई 0 पे अगर थीटा को 0 रखूंगा तो मेरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ टेंड करने लगेगा। अगेन इंफिनिटी विल नॉट बी डिफाइंड। अब यहां पर बच्चों एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे। दैट टर्म विल बी कॉल्ड एसिम्प्टोट। दैट टर्म इज कॉल्ड एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट बच्चों वो वैल्यू होती हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है। एसिम्प्टोट्स आर दोज वैल्यूज जहां पर फंक्शन मेरा इंफिनिटी की तरफ टेंड करता है। तो हर वो पॉइंट जहां पर मेरा एफ थीटा इंफिनिटी हो रहा है वहां पर आई विल हैव अ एसिम्प्टोट। तो इन एसिम्प्टोट को रिप्रेजेंट करने के लिए व्हाट आई डू इज आई ड्रॉ वर्टिकल लाइंस। तो एसिम्प्टोट बच्चों कहां पे है? यहां पर है। 0 के बाद एसिम्प्टोट कहां आएगा बच्चों? पाई पे आएगा। मैं इसको हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। 0 के बाद बच्चों एसिम्प्टोट पाई पे आएगा। पाई के बाद बच्चों एसिम्प्टोट कहां आएगा? 0 पे एसिम्प्टोट, पाई पे एसिम्प्टोट। इसके बाद बच्चों एसिम्प्टोट आएगा 2 पाई पे, इसके बाद 3 पाई एंड सो ऑन। ऐसे ही यहां पर एसिम्प्टोट आएगा एट दिस पॉइंट। ध्यान से देखेंगे, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। फाइन। पाई पर एसिम्प्टोट आएगा, पाई के बाद आई विल गेट एन एसिम्प्टोट एट दिस पॉइंट। हर वो पॉइंट जहां साइन थीटा 0 हो रहा है आई विल बी गेटिंग एन एसिम्प्टोट। क्लियर? अब एक चीज देखिए, 0 पर मेरा फंक्शन कॉसेक थीटा एफ थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा जब 0 है तो मेरा फंक्शन इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। फिर अगेन जैसे जैसे मैं साइन थीटा की वैल्यू 0 से आगे बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी मेरा कॉसेक थीटा घटना शुरू होगा। ऑब्वियसली घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ये वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं, मेरा साइन थीटा बढ़ रहा है। देखिए साइन थीटा मेरा बढ़ रहा है 0 से π/2 तक, तो कॉसेक थीटा मेरा घटना चाहिए 0 से π/2 तक। 0 पे कॉसेक थीटा इंफिनिटी है। इंफिनिटी पर हम दिखाते हैं कि मेरे ग्राफ पर एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट का मतलब मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ जा रहा है बट इंफिनिटी है नहीं। उसके बाद ये डिक्रीज होना चालू हुआ, ये यहां पर ऐसे आया। अगेन 90 के बाद जैसे जैसे साइन थीटा चेंज होगा डिक्रीज होना चालू होगा। अब देखिए 90 के बाद साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हो 90 के बाद साइन थीटा डिक्रीज हो रहा है। तो ये वैल्यू जब डिक्रीज हो रही है तो ये फंक्शन बढ़ना चाहिए। ठीक, तो ये मेरा ये फंक्शन बढ़ना स्टार्ट हुआ। अगेन जैसे ही मैं पाई के मल्टीपल पे आऊंगा ये अगेन विल टेंड टू इंफिनिटी। तो मेरा कॉसेक थीटा का ग्राफ ऐसा आना चाहिए। अब दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन, तो हर पीरियड में मुझे ऐसा ही ग्राफ मिलना चाहिए। यहां पर अगेन आई विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस, यहां पर आई विल गेट अ ग्राफ लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं इट्स नॉट डिफिकल्ट, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का लॉजिक समझ में आ रहा है तो इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। हमें ध्यान क्या रखना है बच्चों? हमें ध्यान रखना है एसिम्प्टोट्स कहां है। तो मेरे कॉसेक थीटा का ग्राफ इन पॉइंट्स पे, दिस इज माई कॉसेक थीटा ग्राफ, 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 दिस इज माई कॉसेक थीटा ग्राफ। यहां पर दिस विल बी माई कॉसेक थीटा ग्राफ। ठीक है, ये जितने बच्चों डॉटेड लाइंस हैं दीज आर एसिम्प्टोट्स। यहां पर ये मेरा कॉसेक थीटा का ग्राफ है, दिस दिस दिस
दिस ऑल इज माई कॉसेक थीटा ग्राफ। ऐसे ही मैं बना सकता हूं। तो आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे मुझे वो पॉइंट्स मिल रहे हैं जहां साइन थीटा 0 है, वहां वहां पर मेरे कॉसेक थीटा का एसिम्पटोट है और मेरा ग्राफ इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ डोमेन। तो मुझे समझ में आ गई फंक्शन की डोमेन। आई हैव ऑलरेडी रिटन डोमेन इज r माइनस एन पाई, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेंज। तो रेंज अगर आप देखिए तो इस वैल्यू को छोड़ दे, अगर ये वो वैल्यू है जहां पर साइन थीटा लाई कर रहा था, क्या वैल्यू थी? -1 से 1। इस वैल्यू को अगर मैं छोड़ दूं तो मेरा कॉसेक थीटा बाकी हर जगह डिफाइंड है। आप देखो, इस वैल्यू को अगर मैं हटा दूं तो मेरा कॉसेक थीटा बाकी हर जगह डिफाइंड है। तो मेरी रेंज क्या होनी चाहिए? ऑल रियल नंबर्स माइनस -1 to 1। दिस शुड बी माई रेंज। बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए, दिस शुड बी माई रेंज। साइन थीटा इंक्लूड नहीं है। अच्छा, रेंज में बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि यहां पर इक्वेलिटी रहेगी कि नहीं। तो बच्चों बिल्कुल नहीं रहेगी। -1 और 1 पर इक्वेलिटी नहीं रहेगी रेंज में, क्योंकि दीज पॉइंट्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द ग्राफ ऑफ साइन थीटा एंड आई डोंट हैव टू इंक्लूड एनी ऑफ दोज पॉइंट्स इन द ग्राफ ऑफ कॉसेक थीटा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इट वॉज ऑल्दो इट वॉज अ लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल, बट आई होप इट वॉज इजी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, कॉसेक थीटा के लिए मैं 1/sin थीटा लिखूंगा। मैं वो सारे पॉइंट्स चेक कर लूंगा जहां पर साइन थीटा 0 है, वो सभी पॉइंट्स मेरे डोमेन से हट जाएंगे। उसके बाद मैं ग्राफ ट्रेस करूंगा। ग्राफ ट्रेस करने के बाद आई विल चेक कि मेरे फंक्शन का रेंज क्या आ रहा है। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं सीकेंट थीटा का ग्राफ। तो सेम लॉजिक है, जैसे मैंने कॉस थीटा का ग्राफ बनाया, जैसे मैंने अभी कॉसेक थीटा का ग्राफ बनाया है, बिल्कुल वैसे ही मैं सीकेंट थीटा का ग्राफ बनाऊंगा। तो सीकेंट थीटा बच्चों इज 1/cos थीटा। तो अगेन अगर मुझे डोमेन लिखनी है तो मुझे मालूम है सभी रियल नंबर से मैं वो पॉइंट हटा लूं जहां पर cos थीटा 0 होता है। तो बच्चों cos थीटा कहां कहां 0 होता है? cos 90 पे 0 होगा, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे। तो मैं क्या कर सकता हूं? 2n+1 π/2। इन सभी पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। दिस विल बी माई डोमेन। इन पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। आप n की वैल्यूज रख के चेक कर लीजिए। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो इसको 2n-1 करेंगे बच्चों। अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो आई विल गेट r-π/2। अगर मैं n की वैल्यू इसको मैं कर दूं, अगर n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो आई विल गेट, n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूंगा तो आई विल गेट π/2। n की वैल्यू मैं 1 रखूंगा तो आई विल गेट 3π/2। n की वैल्यू 2 रखूंगा तो 5/2 एंड सो ऑन। तो क्या होगा फंक्शन का डोमेन? ऑल रियल नंबर्स -2n+1 π/2। तो अब अगली बार आपसे कोई पूछता है तो आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा पता होना चाहिए। बाकी सभी डोमेन रेंज वहीं से निकल आती हैं। आप तुरंत सीकेंट थीटा को 1/cos थीटा लिखोगे, फटाफट लिखने के बाद आप चेक कर लोगे कि फंक्शन कहां कहां पर डिफाइंड नहीं है। वो सभी पॉइंट हम सीकेंट थीटा से हटा देंगे। बच्चों अगर ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ भी बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने अभी कॉसेक थीटा का बनाया था। सबसे पहले मैं कॉस थीटा बना लूं। मैं बहुत शॉर्ट में बना रहा हूं ये ग्राफ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं सबसे पहले cos थीटा का ग्राफ बना लूं, उसके बाद वो सभी पॉइंट्स देख लूं जहां पर मेरा फंक्शन cos थीटा 0 हो रहा है, वहां पर बच्चों मैं एसिम्पटोट्स बना लूं। जहां जहां मेरा फंक्शन 0 हो रहा है वहां मैं एसिम्पटोट्स बना लूं। क्लियर है? उसके बाद मेरा दिस विल बी माई, इक्वालिटी नहीं होगी, दिस विल बी माई सीकेंट थीटा। दिस विल बी माई सीकेंट थीटा। बिल्कुल सेम लॉजिक है बच्चों जो हमने कॉसेक थीटा में लगाया था। तो दिस विल बी माई सीकेंट थीटा। दिस इज सीकेंट थीटा, 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 दिस इज सीकेंट थीटा। क्लियर है? फटाफट आप सोच के बताइए कि इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। बिल्कुल वही रेंज होनी चाहिए जो कॉसेक थीटा की थी, क्योंकि these points will not be included। तो रेंज बच्चों क्या हो जाएगी? r -1 to
1। क्लियर है? तो आपने देखा कितना आसान है बच्चों डोमेन रेंज लिखना, कितना आसान है किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना। आई होप साइन, कॉस, कोसेक एंड सीकेंट ये चारों ग्राफ क्लियर हो गए। अब बच्चों हम tan थीटा पे आते हैं। tan थीटा अगेन इज अ वेरी फैसिनेटिंग ग्राफ। देखते हैं, अगेन इट्स वेरी सिंपल। हमें ग्राफ याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हमें साइन थीटा और कॉस थीटा के बारे में मालूम है दैट दे आर लाइंग ऑन द यूनिट सर्किल, उनका ग्राफ मुझे मालूम है, तो मैं सारे ग्राफ बना सकता हूं। देखते हैं बच्चों tan थीटा कैसे बना रहे हैं। तो tan थीटा कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फाइन। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आई हैव अ कॉम्पोजिट फंक्शन, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब मेरा मेन फंक्शन दो फंक्शन से मिलकर बन रहा है, दोनों का डोमेन रेंज अलग अलग है, तो मेरे फंक्शन का डोमेन रेंज दोनों का इंटरसेक्शन आएगा। क्लियर है? तो अगर मैं डोमेन की बात करूं बच्चों, तो साइन थीटा का डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, कॉस थीटा का डोमेन इज अगेन ऑल रियल नंबर्स। तो tan थीटा का डोमेन भी ऑल रियल नंबर्स ही आना चाहिए था, लेकिन मुझे क्या चेक करना है, मुझे देखना है वो पॉइंट्स मेरे डोमेन में ना आ जाएं जहां पर cos थीटा 0 है। क्योंकि बच्चों अगर cos थीटा 0 हो गया तो दिस विल बी sin थीटा अपॉन 0 एंड दिस विल अगेन बी नॉट डिफाइंड। तो बस मुझे सभी रियल नंबर से वो पॉइंट्स हटा देने हैं जहां पर cos थीटा 0 हो रहा है। और ये मैंने अभी देखा कि cos थीटा कहां 0 हो रहा है, r माइनस 2n+1 π/2। यही वो पॉइंट्स हैं बच्चों जहां पर cos थीटा 0 हो रहा है। तो tan थीटा की डोमेन क्या होनी चाहिए, ऑल रियल नंबर्स माइनस वो पॉइंट्स जहां पर cos थीटा 0 हो रहा है। क्लियर है? बहुत सिंपल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। आप देख रहे हो, इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। फाइन। चलो अब ग्राफ देखते हैं। ग्राफ इज अगेन वेरी इजी, बहुत आसान ग्राफ है। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई अगेन -π/2 माइनस पाई माइनस 3 π/2 -2 पाई। अब आप देख रहे हो फंक्शन में एसिम्प्टोट्स कहां पे हैं, जहां पर cos थीटा 0 हो रहा है। तो cos थीटा कहां पे 0 हो रहा है, इन मल्टीपल्स पे। इन मल्टीपल्स पे बच्चों cos थीटा 0 हो रहा है ना। अब अगर मैं tan 0 की बात करूं, इन फंक्शंस पे मेरा एसिम्प्टोट है। अगर मैं tan 90 की बात करूं तो इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है भाई? tan 90 मेरा नॉट डिफाइंड है। आप देखो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। क्यों नॉट डिफाइंड है? बिकॉज cos 90 इज 0। आप देख रहे हैं tan 90 इसलिए अनडिफाइंड है क्योंकि cos 90 इज 0। अगर मैं ये पॉइंट हटा देता तो आई कुड हैव गॉट अ वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। क्लियर है? चलिए, तो अगेन मेरा फंक्शन कैसे होगा, यहां पर इंफिनिटी भी टेंड करेगा, 0 पे इट्स 0, 0 से फंक्शन बढ़ रहा है और एकदम से इंफिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। नेगेटिव साइड पे 0 से घटना चालू होगा और यहां पर इंफिनिटी की तरफ टेंड कर जाएगा। फाइन। यहां पर कैसे चलेगा, अगेन दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस विल मूव लाइक दिस। यहां पर भी अगेन दिस विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट and it will move like this. Again this will start from this point and it will move like this. Clear है? तो ऐसे मैं अपना tan थीटा का ग्राफ बना सकता हूं। फाइन। अगर बच्चों रेंज की बात करें तो I can see that the range is -∞ से इंफिनिटी या all real numbers. I can get any value. फाइन। तो this was tan थीटा। अगर बच्चों cot थीटा की बात करें तो cot थीटा में मैं इसी ग्राफ में बना देता हूं। cot थीटा की बात करूं अगर, तो सिर्फ मुझे इतना देखना है कि मेरा cot थीटा कहां पर डिफाइंड नहीं है। cot थीटा इज बच्चों cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो जहां पर sin थीटा 0 हो रहा है उसको छोड़कर सभी वैल्यूज होनी चाहिए। तो sin थीटा कहां पे 0 हो रहा है बच्चों, n पाई पर। तो n पाई पर मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, बाकी सभी वैल्यूज पर फंक्शन मेरा डिफाइंड होगा। क्लियर है? फाइन। रेंज अगेन विल बी ऑल रियल नंबर्स। अब
मेरे ग्राफ का नेचर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, पाई के मल्टीपल्स पे बच्चों फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो पाई के मल्टीपल्स में ऐसे बना लूं जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है और उसके बाद चेंज कर लूं। मैं एक रफ आइडिया दे देता हूं, आई होप अब आप ट्रेस कर लोगे। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट नाउ। ऐसे आ जाएगा बच्चों ग्राफ आपका, क्लियर है ना? ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा, पाई पर मेरे एसिम्प्टोट्स होंगे, ऐसे ही यहां पे बन जाएगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक ग्राफ्स ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैंने पीरियड की बात की थी बच्चों, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, इन चारों का पीरियड होता है 2π, लिख लेंगे। बट टैन एंड कॉट, टैन थीटा एंड कॉट थीटा, इनका पीरियड बच्चों होता है पाई। इनको छोड़ के बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड होता है 2π। क्लियर है? एक चीज और है बच्चों, इवन एंड ऑड फंक्शंस, ये हम ऑलरेडी हालांकि पढ़ चुके हैं, बट यहां पर मैं आपको बता दूं, साइन थीटा इज योर ऑड फंक्शन, कॉस थीटा इज योर इवन फंक्शन, टैन थीटा इज योर ऑड फंक्शन। अब साइन कॉस टैन मुझे पता है तो मैं बाकी चीजें निकाल सकता हूं। फाइन, चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्राफ्स ऑफ द बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ नहीं पता होंगे तो डोमेन रेंज वाले क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम आती है, कभी कभी इन्वर्टिबल फंक्शंस निकालने में भी मुझे प्रॉब्लम आती है। एंड क्लास 11th के बच्चों के लिए तो दिस इज अ मस्ट, आपको ग्राफ्स आने ही चाहिए। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को बहुत डर लगता है। आप जब ग्राफ देखते हो तो ऐसे फिगर्स देख के, कॉसेक थीटा, सीकेंट थीटा का ग्राफ देख के ही आधे बच्चों की हिम्मत टूट जाती है कि कैसे होगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स लीव दैट पोर्शन, बट बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स। इसीलिए प्लीज गो थ्रू द लेक्चर अगेन, मेक योर नोट्स। ग्राफ्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, ग्राफ से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। ITF इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्लास 12 सिलेबस। अगेन मैं बोलूंगा, हमें अगर ग्राफ पता है तभी हमें ITF में मजा आएगा। तो we'll have a dedicated lecture for the graphs of inverse trigonometric functions, sin inverse x, cos inverse x up to secant inverse x। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Stay fit, study well and don't forget to subscribe the channel. Thank you.